वो भगवान ही करता है। तो मैंने बस वो है ना भगवान, वो महामृत्युंजय जप होता है शिव जी का, वो लगा के गाय को सुना रही हूँ, भगवान बच जाए बच जाए। इंसान जो इतना अच्छा सोशल वर्क कर रहा है उसके साथ इस तरह से पेश आना। नमस्कार, आज हम बात करेंगे दो ऐसे सोशल एंटरप्रेन्योर से जो जानवरों के लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रवि और डिंपल से और जानेंगे उनके स्टार्टअप के पीछे का मोटिव और उनकी इंस्पायरिंग कहानी। हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिशें है आंखों में, देश भर छा जाने की Inspiring stories of humans. नमस्ते डिंपल जी, स्वागत है आपका हमारे टॉक शो अरब टॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो थोड़ा अपने बारे में बताएं ताकि हमारी ऑडियंस है आपको जान जाए। नॉर्मली तो मेरा नाम डिंपल भावसार है और अभी मैंने LLB कंप्लीट की है मेरी। और अपने बारे में तो क्या बताया कि कभी हमने नहीं सोचा था कि ऐसे हम कभी मिलेंगे या फिर ऐसे इस टॉपिक पे बात करने को मिलेगा। फर्स्टली जो मेरी 12th थी वो बहुत नॉर्मल स्कूल, हिंदी मीडियम स्कूल से हुई थी और तब मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं कभी, चाहे पॉलिटिक्स में मैंने 2016 में मीरा गर्ल्स का इलेक्शन फाइट किया था। उससे पहले जब मैं कॉलेज गई थी तो एक मन में तो था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। एक होता है ना कि आपको ये लगता है कि लीडरशिप क्वालिटी भी रहती है, और एक ये मन में शुरू से मुझे ये था कि जब मैं स्कूल में नहीं बोल पाती थी तो मेरे मन में जो चीज़ रह जाती थी कि यार ये मुझे भी बोलना था। बट स्कूल में थोड़ा सा मैंने शुरू से देखा है कि जो जिन बच्चों के नंबर अच्छे आते हैं ना, तो नंबर से ही उनको जज किया जाता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस क्या है, बच्चा क्या बोल सकता है। वो चीज़ें थोड़ी सी स्कूल लाइफ में कम रहती। जब मैंने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में गई थी तो मुझे आज भी याद है कि आज जाते ही मेरे को ये था कि नहीं, मुझे इलेक्शन फाइट करना है और मैं डायरेक्टली जनरल सेक्रेटरी के लिए फाइट करने चली गई। जबकि फर्स्ट ईयर में तो सर ने मुझे समझाया कि अभी आप जनरल सेक्रेटरी फाइट नहीं कर सकते, आपको आपका ग्रुप बनाना पड़ेगा। ये तब मुझे नॉलेज भी नहीं था, ये पता था कि हाँ AVP कुछ है और मुझे उससे इलेक्शन फाइट करना है। बट मुझे सजेस्ट किया गया तो मैंने CR का जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है उसका इलेक्शन फाइट किया। देन सेकेंड ईयर में वापस फिर मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी, बहुत एक्टिवली वर्क किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फील्ड वर्क मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। तो मैंने बहुत एक्टिवली उसका मतलब अपना तैयारी करी उस चीज़ की। देन मैंने सेकेंड ईयर में वापस CR का किया, मैं गेम सेक्रेटरी बनी। तो शुरू से मैंने 6 क्लास से गेम्स ज्वाइन किया था और मैं 4 से मतलब मैं 8th क्लास से स्टेट खेल रही हूँ खो खो में, एथलेटिक भी हूँ मैं। तो गेम्स का तो मेरा शुरू से ही था कि मैंने हर बार स्टेट खेला है और मैं कैप्टन भी रही हूँ। मैं 2 बार मेरी टीम की 2 बार मैं कैप्टन रही हूँ और ये सारी चीज़ें तो शुरू से मेरे अंदर थी। उसके बाद मैंने गेम सेक्रेटरी का ही जो होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव से जो गेम सेक्रेटरी बनते हैं वो बनी। देन मेरा था कि मुझे प्रेसिडेंट तो बनना ही है कॉलेज का। तो मैंने प्रिपरेशन करी बट बोलता है ना कि जब किस्मत में लिखा होता तभी मिलता है। तो मेरे बैक आ गई और बैक भी ऐसी आई जो कंप्यूटर में आई, जो कभी भी क्लियर नहीं हो सकती है। और वो साल मेरा बिल्कुल ऐसा था कि इतनी अच्छी प्रिपरेशन के बाद मैं बहुत तैयारी में थी और मैं नहीं लड़ पाई। तो नेक्स्ट ईयर में मैं वापस फाइट किया और 2016 में मीरा गर्ल्स कॉलेज है जो गर्ल्स का कॉलेज है, वहाँ पे प्रेसिडेंट रही 2016 में। और वो ईयर मेरा बहुत लकी ईयर था क्योंकि मैंने खुद को भी जाना, अपने एम को देखा कि मैं आगे और क्या कर सकती हूँ। तो वहाँ पर जो वो होता है ना कि लड़ने की जो क्षमता आती है कि चाहे कोई भी हो, मतलब मेरा जो कार्यकाल बोलते हैं अपन पूरा, वो ऐसा रहा था कि मैंने लड़ने में ही निकाला। बट ये था कि मैंने किसी के बहकाव में मैं कोई गलत स्टेप नहीं लिया। मेरा यही था कि मुझे गर्ल्स के लिए लड़ना है और गर्ल्स के लिए कुछ करना है, क्योंकि मेरा गर्ल्स में क्या है कि ट्राइबल की गर्ल्स आती है तो उनके लिए बसेस की सुविधा नहीं है, और ई लाइब्रेरी नहीं थी। बहुत सारे जो मुद्दे थे जो मैंने उठाए थे, बट क्या कि सिर्फ 6 महीने तो इलेक्शन लड़ने में और 6 महीने काम करने में निकल जाते तो पता ही नहीं चलता कि कब आपका खत्म हो गया।
एग्जाम्स आ जाते हैं। फिर 2 साल का गेप मैंने LLB में एडमिशन लिया, क्योंकि जब मुझे लग गया था कि अपन लड़ने में परफेक्ट है, तो फिर मैंने LLB में एडमिशन लिया। तो वहाँ पे भी मतलब मुझे लगा कि हाँ मुझे इलेक्शन फाइट करना चाहिए। तो फिर 2019 में मैंने MLSU का जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन फाइट किया था। नहीं वायलट उसमें मतलब ये होता है ना कि लड़ने की क्षमता होने ही सब कुछ नहीं हो सकता है। वहां पर आपको सारी पॉलिटिक्स आनी चाहिए। वो मीरागंज की पॉलिटिक्स छोटी पॉलिटिक्स थी, वहां पर 1 साइडेड पॉलिटिक्स थी, यहाँ पे 2 साइडेड थी कि आपके साथ वाले भी आपके नहीं है। और बहुत मैंने जो नेगेटिविटी देखी या जो मैंने फेस किया ना, उस टाइम पे मैं बहुत टूट गई कि इतनी गंदी राजनीति भी होती है। मतलब फ्रेंडली स्पीकिंग की जो मतलब विधायक और इनकी राजनीति नहीं होती ना, उससे भी बुरी राजनीति कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे होने लग गई। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई कि मतलब हार जीत बहुत अलग चीज़ हो जाती है। एक ये होता है कि इंसानियत और ये सारी चीज़ों से भी मुझे ऐसा लगने लगा कि किसी पे विश्वास करने अपन नहीं कर सकते। तो उस टाइम में मैंने सोचा कि ठीक है, हो गया, ये दो इलेक्शन ही आप लाइफ में फाइट कर सकते हो, कॉलेज लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे। अब ऐसा है कि मुझे पढ़ाई में कुछ करना है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एक लड़की हर फील्ड में जा सकती है, ऐसा कोई फील्ड नहीं होता है जहाँ लड़की नहीं जा सकती। अगर उसने सोच लिया ना कि मुझे इस फील्ड में जाना, तो मैं इस फील्ड में जा सकती हूँ, तो डेफिनेटली जा सकती। तो मैंने फिर सोचा कि अब मुझे पढ़ाई करनी है। तो सेकेंड ईयर था लॉ का, मैं RGS की प्रिपरेशन करने के लिए जयपुर चली गई और वहाँ मेरा 1 साल मैंने प्रिपरेशन करी। और मैंने फ़ोन सब कुछ छोड़ दिया, व्हाट्सएप, फ़ोन, इंस्टाग्राम। मुझे सोशल लाइफ में 1 साल के लिए बिल्कुल भूल गई कि हाँ मेरी सोशल लाइफ भी है। और मैंने बहुत अच्छे से तैयारी भी करी, बट क्या होता है, कोविड आ गया। और होता है ना कि आप जो चाहते हो वो नहीं होता है। भगवान ने आपके लिए कुछ और ही सोच रखा होता है। इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर रही थी, क्योंकि मैं RGS की प्रिपरेशन लोग लॉ के बाद करते हैं, मैंने सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। तो मुझे ये था कि फाइनल ईयर और मैं तो मेरा कंप्लीट है, मैं कर लूंगी। और हमारे कोचिंग पे भी था कि हाँ मैं कर लूंगी। मतलब ऐसा मुझे लगता है कि मेरी फोटोजेनिक मेमोरी है, मुझे कभी भी कोई चीज भूलती नहीं हूँ मैं, एक बार देख लेती हूँ तो मैं याद हो जाता है। तो मुझे था कॉन्फिडेंस। बट जैसे ही कोविड खत्म हुआ, घर आए वापस, और लाइफ भगवान ने पता नहीं कौन सा टर्न लिया। मतलब ये है कि मैं ये कह सकती हूँ कि आप जो चाहते हो वो, मतलब होता है वो, अभी जो इंस्टाग्राम पे आप रील पढ़ते हो कि आपने जो चाहा वो नहीं होगा, भगवान चाहा वो ही होगा। आप कोशिश वही करो जो भगवान चाह रहे हैं। तो बस और मैं मतलब ज्योतिष में इतना बिलीव नहीं करती हूँ। मतलब मुझे ये सारे ये क्या होते हैं ये सब, मैं, लेकिन मुझे आज भी याद है कि मैं किसी से मिली थी और उन्होंने मेरी कुंडली निकाली थी। उस कुंडली में ये लिखा हुआ था कि मैं मेरा जो पॉलिटिक्स कैरियर है वो बहुत छोटा है और मैं समाज सेवा करूंगी। और वो मुझे पता चला था फर्स्ट ईयर में। तो मुझे ये था समाज सेवा कैसे करूंगी मैं, मतलब समाज पॉलिटिकली मैं समाज, हाँ मतलब मेरा यार, मैं तो यार इलेक्शन फाइट कर ली हूँ, मैं जीत ली हूँ और मेरी आगे की प्रिपरेशन है, मैं ये करूंगी वो करूंगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था समाज सेवा कैसे करूंगी। उसमें लिखा हुआ था आप बहुत समाज सेवा करेंगे, आप समाज सेवा में ही आगे बढ़ेंगे, ये करेंगे ये करेंगे। तो फिर मैंने कहा शायद ऐसा हो सकता है। तो मैंने पापा की लाडली जो FS पे स्टॉल है, पापा की लाडली, उसका माइंड में लाया कि मैंने ये देखा कि जो मीरा गर्ल्स कॉलेज ले लो या जो ट्राइबल से गर्ल्स आती है वो MA करती है, वो BA करती है, बट उनके पास जॉब नहीं होती है। और मेरा ये था कि मेरे को है ना, गर्ल्स को ये नहीं कि आप 5 हज़ार की नौकरी करो पूरे दिन ये करो। क्योंकि मैं सेलिब्रेशन मॉल के ऊपर ही ऊपर फूड कोर्ट है, वहाँ गई थी, एक लड़की है वो स्वीपर का वर्क कर रही थी। तो मैंने बोला आपकी ग्रेजुएशन क्या? बोला मैंने MA कर रखी। मुझे लगा कि कहाँ अपन सोचते कि इंडिया में पढ़ाई की वैल्यू, और कहाँ पढ़ाई करने के बाद भी बच्चे को वो काम करना पड़ रहा है जो अनपढ़ भी कर सकता है। तो उस पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं रही वहाँ पे। तो मैंने सोचा इनके लिए ही कुछ करना है। तो मैंने पापा की लाडली फूड कोर्ट था जो द पॉलिटिशियन सैंडविच कॉर्नर, उसका स्टार्टअप किया था। उसका स्टार्टअप का मतलब यही था कि जो लड़कियां खुद नहीं कर सकती है वो आए हमारे पास,
हम उनको सेटअप करके देंगे एंड देन पूरे उदयपुर में ये बात होगी कि एक पापा की लाडली, मतलब लड़कियां कहीं ना कहीं पापा की लाडली होती है, तो उन्होंने कुछ करके दिखाया है। बट उसमें भी मुझे नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी कि लड़कियां खुद आगे आके नहीं करना चाहती, वो किसी के अंडर में कर लेगी। मैं एंटरप्रेन्योर बनाना चाह रही थी उनको कि वो खुद करे, अपना कुछ स्टार्टअप करे, आगे बढ़े, बट नहीं हो पाया। और वहां पर भी कुछ ऐसे रीजंस आए कि मेरे को वो भी छोड़ना पड़ा। मैंने वो भी छोड़ा, बट मन में ये था मुझे वुमेन एम्पावरमेंट पे कुछ तो करना ही है। ये मेरा स्टेप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ही था कि लड़कियां खुद अपना पैसा अर्न करे, खुद चाहे वो 5,000 भी कमा रही है ना, तो वो अपनी मेहनत से कमा रही है, वो किसी से ले नहीं रही है। और उस 5 से वो 50 भी कर सकती है, वो 1 भी कर सकती है। ऐसा मेरे को सेटअप लगाना है और ये मेरा ड्रीम है। ऐसा मैं ड्रीम उदयपुर में या फिर कोई भी सिटी मिलेगी मैं वहाँ ज़रूर करूँगी। और देन लाइफ में उदयपुर एनिमल फीड आया और बस एक छोटी सी स्टार्टिंग थी कि एक एनिमल को फीड कराया। सीरियसली मैं लोग ये बोलते हैं कि आप डॉग लवर है, आप एनिमल लवर है। सीरियसली मैं डॉग हेटर हुआ करती थी। मेरे को डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता था। अगर डॉग इधर है तो मैं इधर चली जाऊंगी, मतलब मेरा ये सीन था। और रवि को तो डॉग बाइटिंग भी हो रखी है तो डॉग ने बाइट भी कर रखा है। तो हम तो ऐसा कोई डॉग लवर एनिमल लवर नहीं थे। तो मैंने ये चीज़ जरूर देखा है कि अगर आप शुरू से कोई चीज़ नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि आप कुछ अडॉप्ट नहीं कर सकते। जब हमने एनिमल को फीडिंग कराना शुरू करा तो उनसे हमारा इतना अटैचमेंट बढ़ा, क्योंकि एक मैंने खुद ने पेट लिया, हमने उसका नाम डुगू रखा। तो वही हमारी लाइफ का सबसे बड़ा चेंज था कि हमने जब उसको फील किया ना तो हमें लगा कि यार नहीं यार, एनिमल्स तो बहुत अच्छे होते हैं। मतलब वो हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आज। और इतने सारे डुगू इंपॉर्टेंट हो गए, हमें ये नहीं पता था। और जब हमने एक डॉग को फीड कराया था, उस टाइम पे शायद डुगू भी नहीं था हमारे पास में, और हमने फीड कराया और लगा कि यार इनको ज़रूरत है। तो कोविड हमने बस एनिमल्स को फीडिंग कराने में और जो बेघर थे उनको राशन पहुंचाने में, इनमें ही हमारा कोविड निकला है। और वहीं से उदयपुर एनिमल फीड की शुरुआत हुई है। देन हैप्पी एंड चॉइस वेलफेयर सोसाइटी की शुरुआत हुई है। नमस्ते रवि जी। नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे टॉक शो अरब टॉक्स में। थैंक यू सो तो मच। थोड़ा अपने बारे में बताएं ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो आपको जान जाए। मेरा नाम रवि बावसर है। मैं बेसिकली उदयपुर से ही हूँ और फाउंडर ऑफ उदयपुर एनिमल फीड हूँ। रिसेंटली मैं अभी MSW कर रहा हूँ, जो कि BSc कंप्लीट होने के बाद MSW कर रहा हूँ। मैं स्कूलिंग तो उदयपुर से हुई बेसिकली। कौन सी स्कूल थी आपकी? मैं स्कूलिंग की जर्नी बताऊँ तो बहुत ही अलग अलग डिफरेंस के में थी। फर्स्ट मेरी विद्या निकेतन से हुई थी। आफ्टर दैट घर वाले समझ रहे कि आप ये इतना अच्छा नहीं कर रहा है तो उसको गवर्नमेंट में डाल दिया था 11th और 12th में, मतलब 11th में, जहाँ मैंने साइंस मैथ ली थी। फिर 11th में गवर्नमेंट स्कूल में जाने के बाद घर वाले समझे तो और गलत डायरेक्शन में जा रहा है। फिर वहाँ पे मतलब उदयपुर का उस समय 12th में उदयपुर का एक ब्रेनवेल इंस्टीट्यूट था जो बेस्ट था एज IIT के लिए, तो मैं वहाँ चला गया था। हाँ, वहाँ पर फिर मेरी और मतलब न्यू फ्रेंड्स बने, न्यू कल्चर मिला। तो वहाँ पे और मतलब लाइफ डायरेक्शन की जगह अनडायरेक्शन और अलग डायरेक्शन में चली गई थी। इंजॉय में जाना, 12th जहाँ इंपॉर्टेंट होता था अपने लाइफ के लिए, सबसे मेन पॉइंट रहता था स्टडी के लिए। और मेरे साइंस मैथ्स भी थी उस टाइम में भी मैं इतना सीरियस नहीं हुआ था, और वो थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो गया था उस टाइप में। और वहाँ पे मतलब सबसे बेस्ट बात थी कि हम इतने बंक मारे थे वहाँ पे कि हमें बंकर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड हमें मिला था। फिर वहाँ से हमने मतलब एक डायरेक्शन होता है कि मैं साइंस मैथ लेने के बाद भी वो एक अच्छा नहीं लगता है कि दिल से क्या करना है। तो क्लियर हो गई थी, मैं ग्रेजुएशन भी पास हो गया था। ऐसे 78% मेरे 12th साइंस मैथ से बन गए थे। पर घर वालों ने बोला इंजीनियरिंग कर, पर बोलते हैं सबके फैमिली वाले वही बोलते हैं BSc के बाद साइंस मैथ से इंजीनियरिंग कर, पर वो दिल से मेरी इच्छा नहीं हुई थी। मैं गया भी था इंजीनियरिंग के लिए, 1-2 क्लास अटेंड भी की थी, पर मज़ा नहीं आया था। फिर मैं कहा वापस क्या करूँ, BSc के लिए सोचा, और फिर या तो 1 ईयर गैप करके वापस IIT, मतलब उस समय तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था IIT में। फिर मैं बड़ा ही मतलब वो असंकोच वाली स्थिति नहीं होती है कि घर वाले क्या बोल रहे हैं, आप क्या करना क्या है। मतलब एक यूथ के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि मतलब फैमिली बोलती है तेरी इच्छा है वो कर, तेरा पैशन क्या है। उसको पता ही नहीं होगा तेरा पैशन क्या है। उसको पता होता है, उसको लगता है कि यार क्या करूँ। तो वो मेरे लिए थी, मतलब मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी उस समय कि घर वाले ने बोला कि BA वाला फॉर्म भर ले, मतलब BSc वाला इंसान को साइंस BA भर ले। हाँ, आर्ट्स में कुछ भी कर ले, गवर्नमेंट की तैयारी करना, UPSC की तैयारी करना। तो वो मेरे लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग समय था। मतलब मैं 1 ईयर इसे गैप में निकाला था कि बीच में फिर मेरा धीरे डायरेक्शन वापस मिलता गया, क्या करे। तो मैं फाइनली एक बार तो BSc की थी। मैं कुछ ना करने से अच्छा तो BSc कर लेती।
फिर बीएससी कंप्लीट करी, उसके बाद ये कोविड लग गया था, उसके बाद फिर वहाँ से मैं उदयपुर एनिमल फीड की जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो अभी आपके टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं? जब हमने स्टार्ट किया था तो जब हम मुश्किल हार्डली 5 से 6 जने थे, लेकिन रिसेंटली में अभी हमारे पास 750 प्लस टीम प्लस, हाँ मतलब अभी एज उदयपुर में सबसे बड़ा वॉलेंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हम बोल सकते हैं वो एज उदयपुर एनिमल फीड के पास ही है, जो एक्टिवली एवरी संडे स्ट्रीट एनिमल्स को फीडिंग कराता है, उनका केयर करता है। अभी रिसेंटली में क्लीन उदयपुर पे भी हमने रखा था, तो उसमें भी हमारे पास अच्छी वॉलेंटियर्स एक्टिवली वॉलेंटियर्स ने वर्क किया था। तो जब आप अपनी जो फूड ड्राइव है उसको चलाते हो और आप अलग अलग सोसाइटीज़ में जाते हो, तो वहाँ पे मतलब लोग ऐसा कुछ करते होंगे कि भाई यार इन कुत्तों को मत खिलाओ या ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन करते होंगे, तो आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपने पूछा है, और सच में ये क्वेश्चन हर एक एनिमल लवर के लिए, मतलब जो फीड कराता है ना उसके लिए चैलेंजेबल रहता है, क्योंकि जहाँ पे वो फीड कराता है ना, मतलब बेसिकली मैं जिस कॉलोनी में मैं खुद रहता हूँ ना वहाँ पे भी फीड कराता हूँ ना, जिससे मेरा 10 से 15 साल का मतलब ईयर्स का उनसे बॉन्डिंग है, एक रिलेशनशिप है। उनके घर के पास भी मैं फीड कराता हूँ, बोलते हैं मैं घर के पास फीड मत करा, क्योंकि वो कुत्ते गंदगी करते भागते हैं, बट काटते। पर बेसिकली मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक डॉग को खाना खिला देते हो ना, वो आपको कभी भी नहीं काटेगा। उसमें एक थोड़ा सा डर रहता है, वो काटा जब आप उसको ऐसा लगता है कि आप उसको आपसे डेंजर है। बाकी आप एक डॉग को फीड कराओ, वो आपके लिए हमेशा एक वफादारी करेगा। हाँ, ऐसी बात करो तो हमारे मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तो लोग मुझे मना करते थे कि यहाँ फीड मत करो, यहाँ मत फीड करो। उस समय मैं अकेला होता था मैं उनसे कॉपरेट कर लेता, मैं कहा चलो ठीक है अपन यहाँ से खाना हटा के यहाँ रख लेते हैं। पर जैसे जैसे मतलब देखा कि जैसे जैसे अपन आगे आगे बढ़ते गए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सोसाइटी की, कि हर हमें 5 से 6 आदमी बोलता था यहाँ हम फीड मत करो, गंदगी होती है। ऐसे नहीं कि हम उनके घर के अंदर फीड करा रहे, हम घर के बाहर भी फीड करा रहे तो भी उनको प्रॉब्लम फेस होती थी। मतलब मैं आपको इसका एक इंसिडेंट बताता हूँ, सेक्टर 4 का है, गायत्री नगर का। वॉलेंटियर्स होते हैं तो वहाँ पे वो फीड करा रहे थे, तो एक अंकल ने आए कि यहाँ पे फीड मत करो, उनसे थोड़ा सा बदतमीजी से बात करी। तो वहाँ चलो उस समय हम थे नहीं, तो वॉलेंटियर ने कहा कि वहाँ चलो हटा के साइड में फीड कराते, तो उन्होंने कहा कि इस पूरी गली में फीड नहीं कराना है। तो वॉलेंटियर्स उस समय छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट हुआ और चले गए थे। ऐसे मतलब एवरी संडे हमारी ड्राइव रहती है, तो नेक्स्ट संडे वापस हम गए, तो अंकल उसी जगह ने कहा चलो ये घर है तो इस घर में नहीं कराते, दूसरे घर में करा देते हैं। तो दूसरे घर में भी हमने कराने लगे, तो अंकल आ गए, वापस आ गए कि आप फीड मत कराओ। मतलब बहुत ही बदतमीजी से, मतलब एक इंसान जो इतना अच्छा सोशल वर्क कर रहा है उसके साथ इस तरह से पेश आना सोसाइटी में बहुत गलत बात है। मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही 1 to 2% पीपल से जो स्ट्रीट एनिमल्स को फीड कराते हैं और उनको भी आप इस तरह के वो एक क्रिमिनल हो उनसे इस तरह का बिहेव करना, तो वो हमारे लिए बड़ा ही मतलब अभी तक का हाँ चेंजिंग टाइम था। वहाँ पे हमने देखा कि लोग की मेंटेलिटी क्या है। उसमें मैक्सिमम जो थे एक ओल्ड एज वाले लोग थे, जो पुरानी जनरेशन थी ना, वो स्ट्रीट एनिमल से जो थोड़ी सी नफरत करती थी कि ये काटते हैं वो करते हैं। मतलब वहाँ पे एनिमल लवर्स भी थे जो हमें सपोर्ट कर रहे थे और एक एनिमल हेटर्स भी थे। तो वहाँ पर हम हाँ दोनों का मिक्स था। तो उस चीज़ का जो हमने फेस किया था उस चीज़ में कि हमारे साथ वॉलेंटियर से धक्का मुक्की करना, गाली गलौज करना, मतलब वो बहुत बड़ा वीडियो भी हाँ बहुत वायरल हुआ था और अभी तक का सबसे वायरल वीडियो है। और उस शायद तक उसी से लोग थोड़ा सा और अवेयर भी हुए, हमारे साथ जुड़े भी सही कि नहीं यार ये अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ज़रूरत है। मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों में अवेयर नहीं, लोगों में अवेयर है पर उनको पता नहीं है कि स्ट्रीट एनिमल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। मतलब दुनिया में मैंने हमारी जब जर्नी स्टार्ट हुई मैं भी एनिमल लवर नहीं था। मैं घर में एक पेट आया उसके बाद में एनिमल लवर बना। आपके घर में मतलब अपने इंडिया में शायद तक पेट की वो जो होती है वो कम है पेट रखने का। बाकी आप ऑफ तो इंडिया जाते हो फॉरेन जाते हो तो वहाँ पे पेट होता है। जो पेट है तो वो समझ सकता है कि स्ट्रीट एनिमल्स की उनकी लाइफ कितनी क्रिटिकल होती है। और आप उनको एक रोटी भी खिलाते हो ना तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। तो आई थिंक जो ये प्रॉब्लम है सोसाइटी की कि वो एनिमल जो फीडर होते हैं उनको परेशान करते हैं, उनको मना करते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं, वो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। तो ये आज जो आपके प्लेटफॉर्म से तो मैं आप सबसे यही विनती करना चाहता हूँ कि अपने आसपास के जो फीडर्स होते हैं एनिमल उनसे ऐसे अच्छा बर्ताव करें, उनको सपोर्ट करें, क्योंकि कुछ लोग हैं जो उन बेजुबानों के लिए वर्क करें इस दुनिया में। सो जैसा कि अब आपका काम जो है वो रिकॉग्नाइज होने लग गया है, तो आप जो संडे को फूड ड्राइव्स वगैरह करते हो तो उसमें जो लोग आते हैं तो वो अपने मन से वॉलेंटरी आपको सपोर्ट करते हैं या फिर मतलब जो मीडिया कवरेज आपको मिलता है उसकी वजह से आते हैं?
जैसा कि वो डिपेंड करता है कि वो इंसान क्या किस पोस्ट पे है क्या है। एक्चुअली क्या है कि मैंने जैसा बताया कि हम एनिमल लवर नहीं थे, तो हम ये चाहते हैं कि जो एनिमल लवर नहीं है वो भी एनिमल लवर बने। तो उसकी शुरुआत हुई है ये चीज़, और जो भी आते हैं वो मन से जुड़ते हैं, क्योंकि चाहे एक मीडिया कवरेज अलग होता है, बट वो उदयपुर एनिमल फीड की ड्राइव ज्वाइन करने के बाद, सनडे ड्राइव ज्वाइन करने के बाद उनके मन में जो एनिमल्स के लिए प्यार आ जाता है, तो मैं ये सोचती हूँ कि वो कभी एनिमल क्रूअल्टी तो नहीं करेंगे, और एनिमल क्रूअल्टी भी नहीं करेंगे। उसके साथ साथ वो कभी भी ऐसा है कि एनिमल दिख रहा है, किसी प्रॉब्लम में दिख रहा है, तो उसको रेस्क्यू भी कराएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मीडिया कवरेज एक सेकेंडरी हो जाता है। फर्स्ट उनके मन में वो चीज़ें फीलिंग्स आ जाती है कि उनको एनिमल्स के लिए कुछ करना है, क्योंकि हमने जितने भी लोगों ने ड्राइव ज्वाइन करी है उन्होंने कभी भी डॉग्स को इस तरीके से अपने पास अटैचमेंट लेकर नहीं देखा कि डॉग्स उनके ऊपर आ रहा है, इतना प्यार से उनकी टेल हिल रही है और सारे लोग आते ही डॉग इकट्ठे हो रहे हैं। तो वो सारा इन्वायरमेंट जो क्रिएट होता है संडे ड्राइव को, वो बहुत लोगों को बहुत पसंद आता है। तो मुझे लगता है कि जो मीडिया कवरेज है वो तो सबका ही रहता है, आजकल सब लाइमलाइट में आना ही चाहते हैं, बट जो मन में जो चीज़ है वो उनके आई जाती है और वो बहुत लंबे टाइम तक रहती है, वो कभी भी नहीं छूटती है। सो जैसा कि मैंने आपके लोगों में देखा है, उसमें एक काऊ है, डॉग है और बिल्ली है, तो आप इन 3 को ही फीड करते हो या बाकियों को भी करते हो? नहीं, हम बर्ड्स को भी फीड करते हैं, और ऐसा नहीं है कि और हम तो है ना सुअर को भी फीड करते हैं। अभी वॉलेंटियर्स ने बोला कि यार इनको बहुत नेगेटिव ले रखा है, हमारा वॉलेंटियर है केतन, उसने बोला डिम्पल दीदी इसको बहुत नेगेटिव ले रखा है कि सुअर है। मैं तो फीड कराता हूँ और वो वही फीलिंग देते हैं, जो वही सेटिस्फेक्शन मिलता है जो दूसरों को फीड कराने में मिलता है। तो बर्ड्स को भी फीड कराते, सुअर को भी फीड कराते। तो ऑलमोस्ट सिर्फ लोगों में 3 एनिमल हमने इंक्लूड करा के, बाकी हमारी फीडिंग्स ऑल एनिमल्स को रहती है। अच्छा, और जैसे कि हम देखते हैं कि नाग पंचमी पे लोग नाग को दूध चढ़ाते हैं, तो वैसा भी कुछ आप करते हैं? ये इनिशिएटिव हम अभी ले सकते हैं कि हम है ना नाग को भी दूध पिलाएंगे, और ये तो बहुत अच्छा लगेगा वॉलेंटियर्स को कि हम यार कुछ हटके भी कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली हम ये जरूर करेंगे अब। तो आपकी जो इतनी बड़ी टीम है अराउंड 750 प्लस लोगों की, तो आप उस चीज़ को मैनेज कैसे करते हो? मतलब जैसे आप पूरा उदयपुर में फूड ड्राइव करते हो संडे के दिन, तो मतलब एक एक जने के पास जाके उसको बताना कि भाई कैसे क्या करना है, तो उस चीज़ को कैसे मैनेज होता है? उसको तो सबसे बड़ा तो अभी सोशल मीडिया ही है, और सोशल मीडिया से ही हमारे पास वॉलंटियर्स की अप्रोच आती है कि हम ड्राइव ज्वाइन करना चाहते हैं। देन वो ड्राइव ज्वाइन करते हैं, देन वो एक फॉर्म होता है सोशल मीडिया पे हमारा, वो फिल करने के बाद आप ड्राइव ज्वाइन करिए, और फिर हम उनको अलग अलग, जैसे आपका एड्रेस क्या है, आपका लोकेशन क्या है, तो वो जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के वाइज उनको मतलब हम ये कि जैसे हमारी 4 टीम चलती है, सेक्टर कर देते हैं कि आप इस एरिया में हैं तो आप इस एरिया की ड्राइव में जाएंगे, आप इस टीम में जाएंगे, आप इस टीम में जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और मैनेजमेंट तो कहता है कि ये सबसे बड़ा टास्क रहता है, टीम मैनेज करना सबसे बड़ा टास्क है। उसमें आपको बोलते हैं ना कि एक लीडर भी बनना पड़ता है और एक दोस्त भी बनना पड़ता है, और सारी क्वालिटी आप में होनी चाहिए कि आप एक टीम को चला रहे हैं। तो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं इसमें। तो हम लोगों का बस यही है कि हम एनिमल लवर्स की कम्युनिटी बना रहे हैं, हम एनिमल लवर्स को इकट्ठा कर रहे हैं, और जो हमसे जुड़ा है वो हमसे कभी भी ना छूटे, ये कोशिश हमारी रहती है, चाहे हमें उनको कितनी बार भी मनाना पड़े। क्योंकि क्या होता है ना कि आज अगर वो हमसे जुड़ा है ना, तो कहीं ना कहीं उसके मन में अगर 50% भी एनिमल लव वाली फीलिंग आई है तो वो हमेशा रहेगी। तो हम ये नहीं चाहते कि वो छूटे, और एक वो डॉग को फीड करा रहा है या काऊ को फीड करा रहा है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारा एक बच्चा फीड हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि वो हमसे हमेशा जुड़े रहे, हमारी पूरी टीम हमेशा हमसे जुड़ी रहे, और साथ ही हम सबको एकजुट लेकर चलना चाहते हैं। और अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि हम सभी एक साथ हैं और सभी एक साथ होकर काम कर रहे हैं। वो जो उदयपुर एनिमल एड करके जो सोसाइटी है वो ऑलरेडी इस काम में कर रही थी, तो फिर आपने अलग से उदयपुर एनिमल फीड क्यों शुरू किया? मतलब आप में और उसमें क्या फ़र्क है? सीरियसली जब हमने मैं जो हमारी स्टार्टिंग थी एक डॉग को फीड कराने से, तो तब तो मुझे पता भी नहीं था कि एनिमल एड, ये पता है कि एक एनिमल्स के लिए एम्बुलेंस चलती है, बट एनिमल एड जो इतना ज़्यादा अच्छा काम करता है, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट जो अपन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं एनिमल्स के लिए, वो एनिमल एड ही है।
तो हम लोग जो बेसिकली वर्क कर रहे हैं वो फीडिंग पे कर रहे हैं कि अगर वो अच्छा खाएंगे तो अच्छा उनको कोई डॉग बाइटिंग नहीं होगी, या फिर अच्छा खाने से तो वैसे भी इंसान स्वस्थ रहता है। तो हम बस इस पे काम करें कि उनको अच्छा खाना मिले। और कहीं ना कहीं जो मैंने जब रिसर्च करी थी तो भारत ने जो टारगेट ले रखा है रेबीज मुक्त भारत का, तो 2030 का वो टारगेट है। तो आप लोग जब देखोगे कि एक नॉन एनिमल लवर अगर वो डॉक्टर पर जाएगा इंजेक्शन लगाएगा तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसको बस आपको फिर वैसे वो पिंजड़े में पकड़ के उसको फेंकना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। बट मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि हमारा जो वॉलंटियर है, अगर वो किसी डॉग के पास जाके फीड करा रहा है, उसने 10 दिन फीड कराया, आप उसके इंजेक्शन लगाओ, आप कुछ चीरो, कुछ भी करो, वो डॉग इतना रिएक्ट नहीं करेगा। तो बेसिकली जो हम काम कर रहे हैं वो रेबीज मुक्त भारत पे भी कर रहे हैं। हम बेसिकली काम कर रहे हैं, एनिमल्स को फीडिंग होगी तो डॉग बाइटिंग केस कम होंगे, एनिमल्स के जो लोगों के जो रिएक्शंस आते हैं वो कम हो गए, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स कम होगी। तो ऑल ओवर ये हम सिर्फ एनिमल्स के लिए काम नहीं कर रहे, है ना। हमारा जो फोकस है वो है कि आपको भारत को रेबीज मुक्त बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, तो वो कैसे हो सकता है, वो एनिमल फीडिंग से ही हो सकता है। और हमने जब 2 ने शुरुआत करी थी तो हम 2 तक ही सीमित रह सकते थे। हमने इतना बड़े मतलब वॉलंटियर्स को क्यों किया, मेंबर्स क्यों अपने अंदर ऐड किए, उसका रीजन यही है कि हम ये चाहते हैं कि यूथ जो है ना वो इनके इमोशंस को समझे। यूथ जब इनके इमोशंस को समझेगा, यूथ अगर ये चीज़ों को समझेगा कि एनिमल्स भी कोई है, इनको भी फीड कराना चाहिए और इनकी भी कोई लाइफ है, हर लिविंग बीइंग की लाइफ होती है, तो इनकी भी लाइफ है, ऐसा अब हर इंसान सोचने लगेगा। तो हमारा फोकस ये नहीं था कि हम 2 ही है और हमने शुरुआत कर ली और ख़त्म, नहीं। हमारा जो मैसेज है वो हर एक यूथ के पास जाए, हर एक 9 साल का बच्चा और 5 साल का बच्चा जब ये समझने लग जाएगा कि उस एनिमल को हमको पत्थर नहीं मारना है, हमको रोटी खिलाना है, टोस्ट खिलाना है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जो एनिमल एड जो वर्क कर रहा है वो बेसिकली रेस्क्यू पे वर्क कर रहा है, वो ट्रीटमेंट करता है। और हमारे लिए तो एनिमल एड भगवान है, इंसानों के लिए भगवान होते हैं, हमारे लिए एनिमल एड भगवान है। क्योंकि बच्चा हमारा, जैसे हम एनिमल्स को एनिमल्स नहीं बोल के बच्चा बोलते, तो वो जो बच्चा जब बीमार है उसको इलाज की जरूरत है, तो भगवान से पहले कौन आ रहा है, एनिमल एड आ रही है, और एनिमल एड आके उसको रेस्क्यू कर रही है, उसको नया जीवन दान दे रही है। तो एनिमल एड जो काम कर रही है वो तो शायद हम कभी भी ना कर सके, क्योंकि उनका जो रेस्क्यू करना, उनकी जो टीम है, उनका जो डेडिकेशन है, और मैम की तरफ से जो इतना सीरियसली अपने काम को लेती है कि उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक इंसान की क्या दर्द है, उनको फर्क पड़ता है बेजुबान का क्या दर्द है। तो मुझे लगता है कि जब आप बेजुबानों का दर्द समझने लग जाते हैं ना, मैं आपको 3 चीज से एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि एक होता है कि जब आप बेजुबानों का दर्द समझते हैं ना, तो आप इंसान को तो कभी भी हार्म नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक बिन बोले एनिमल्स के लिए, या अपन बेजुबान बोल सकते हैं, या जानवर के लिए अगर आपके मन में फीलिंग है ना, तो आप एक तो बोलने वाले के लिए साथ तो कभी बुरा नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो क्राइम है ना बहुत कम करेगा, एनिमल क्रूअल्टी क्राइम भी कम होगा। और एक जो चाहे आप ये बोल दे मर्डर है, ये जो इंसानों पे जो क्राइम होते हैं ना वो भी कम होंगे जब एक इंसान एनिमल लवर वाली फीलिंग अपने मन में लाएगा। तो हम बेसिकली उस पे काम कर रहे हैं। सेकेंड, हम फीडिंग पे काम कर रहे हैं। थर्ड, हम रेबीज पे काम करें कि रेबीज मुक्त भारत में हम लोगों का भी कुछ हो कंट्रीब्यूशन। और बाकी हम यूथ पे वर्क कर रहे हैं कि यूथ क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कॉलेजेस के बच्चे हैं, है ना, क्या करते हैं, कॉलेज जाते हैं, क्लास अटेंड हुई, क्लास लग रही है तो ठीक है करी, नहीं तो गप्पे करना, घूमना फिरना। ये मैं चाहती हूँ कि आपका सोशल में क्या कंट्रीब्यूशन है, सोशल वर्क में आप क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट रखता है। एक लाइफ का सेटिस्फेक्शन बहुत मायने रखता है कि अपन कितना भी काम कर रहे हैं, मैं पूरे दिन ऑफिस जा रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही, बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो मैं थोड़े टाइम बाद इरिटेट हो जाऊंगी उस काम से। बट एनिमल फीडिंग, एनिमल्स के लिए काम करना ऐसा कि आप कभी भी इरिटेट नहीं होंगे। ऐसा काम है कि जो आपको हमेशा सेटिस्फेक्शन देगा। लाइफ का आपने एक डॉग को आप अडोप्ट करो, स्ट्रे को अडोप्ट करो। हम मेन फोकस इस पे भी कर रहे हैं कि आप फॉरेन में देखेंगे कि अगर बच्चे होते हैं ना तो उनको अडोप्ट कर लिया जाता है। उनके लिए ये स्ट्रे जो वर्ड है ना वो है ही नहीं, वही उनके पेट हो जाते हैं। अपने लिए क्या है कि ये मेरा ब्रीड वाला डॉग है और ये स्ट्रे है। तो जो वो होता है ना कि काले गोरे का भेद और स्ट्रे और ब्रीड का भेद, तो हम लोगों ने हर चीज को बहुत छाट दिया है। एनिमल्स को भी कि ये तो आप गायों को चारा खिलाओगे तो हम आपको हेल्प करेंगे, कुत्तों के लिए तो हम नहीं देते। बट आपने उस डॉग को इतना नेगेटिव ले रखा है ना,
हमको सबसे बड़ी मैं तो रवि के लिए बोलना चाहूँगी कि हमने जब शुरुआत करी थी तो हम डॉग फीडिंग, बर्ड्स फीडिंग, फिश फीडिंग, सारी फीडिंग कराते थे, काउ फीडिंग। तो जब जाते जाते हम डॉग फीडिंग पे ज़्यादा आ गए, क्योंकि सोसाइटी में आपको क्या दिखते हैं, गाय दिखते हैं, डॉग दिखते हैं, तो हम डॉग फीडिंग पे। तो मैंने इसको बोला था कि मैंने कहा यार रवि अपन डॉग फीडिंग कराते हैं तो लोग बहुत बुरा बोलते हैं, तुम कुत्ता प्रेमी हो, इनको तुम चढ़ा रहे हो, तुम इसको अपने घर ले जाओ, बहुत गालियाँ सुनी, मतलब गालियों की तो आज भी सुनते हैं, वो नहीं है, बहुत बहुत बुरा बुरा बहुत सुनते। तो रवि ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि अपन को काम उस पर ही करना चाहिए जो नेगेटिव हो, अपन नेगेटिव को पॉजिटिव करेंगे। तो मुझे आज भी वो चीज़ याद है कि हमको नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, इसलिए हम डॉग्स पे फोकस ज़्यादा करते हैं और फीडिंग हम सारी कराते हैं। और एनिमल एड हमेशा से बहुत बेहतर काम कर रहा है और हम तो मतलब क्या कहीं ना कहीं एनिमल एड की हेल्प कर सके, वो ही कोशिश हम लोगों की हमेशा रहती है कि जितने ज़्यादा डॉग्स को रेस्क्यू हो जाए, काउस को रेस्क्यू हो जाए। और अभी हमारा जो प्लान था एम्बुलेंस का, वो इसलिए था कि क्या होता है ना कि हाईवेज पे अगर एनिमल एड नहीं जा पा रही या किसी गांव में एनिमल एड नहीं जा पा रही, तो वहाँ से हम रेस्क्यू करके एनिमल एड को दे दे और वो उसका ट्रीटमेंट कर ले। तो हम बेसिकली हम ये चाहते हैं कि जितने भी एनिमल वेलफेयर के ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं वो एकजुट हो जाए, क्योंकि आप देखेंगे कि पूरे इंडिया में जितने एनिमल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उदयपुर में। तो उदयपुर के लोगों को इतना प्यार है एनिमल से। और अभी जो अपने एडिशनल एसपी सर आए हैं और उनका जो मेरी चंद्रशील जी सर, उनसे जब मेरी मीटिंग हुई और जो मैंने उनके बच्चों के लिए जो हमारा प्यार था वो सेम प्यार जो मिला, तो मुझे इतनी खुशी मिली कि मैंने कहा कि इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं, और इंसानियत यही सिखाती है कि आप जीव दया करें, जीवों का ध्यान रखें। तो हमें इस पे ही फोकस करना चाहिए और सब अपने अपने लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग भी कोशिश करें कि यूथ को एकजुट लेकर और इसके लिए एक नई पहल की शुरुआत करें, एक बड़ी पहल की शुरुआत करें। सो अब आप ऑलमोस्ट पूरा उदयपुर कवर कर चुके हो, तो आप इस चीज़ को और कहाँ एक्सपेंड करना चाहते हो या कर रहे हो? और रिसेंटली में अभी कोटा है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, अजमेर है, दिल्ली है, ऐसे उदयपुर के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हम छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इसको एक्सपांड करना चाहते हैं। और रिसेंटली में जो हमारा जो हमने पॉइंट देखा था कि अर्बन एरियाज में तो फिर भी थोड़ी बहुत अवेयरनेस है, पर जो रूरल एरियाज होता है वहाँ पे बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं, मतलब डॉग कुत्ता मतलब धूल बोलना, उनको ऐसा नहीं है कि कुत्ते को मतलब आया है तो उसकी वो होता है स्पेस बैठने का, वहाँ नहीं बैठने देना। तो उस चीज़ को भी हम धीरे धीरे गाँवों की तरफ लेके जा रहे हैं कि उनको भी लगे कि हाँ जैसे और एजुकेट करना, जैसे गाय हमारी माता है ना, तो एक डॉग का भी रोल है सोसाइटी में। वो हमारे लिए हमारे घर की वफादारी करता है, हमारे आसपास के वफादारी करता है, चोरों से रक्षा करता है, वोटेवर जो भी करता है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो हम धीरे धीरे गाँवों में भी अब अवेयरनेस के लिए छोटे छोटे कैंप लगा रहे हैं जहाँ वो लोग भी अवेयर हो सके। वो शायद एक रोटी आपसे मांगेगा और हर कोई उसको दे सकता है, इसलिए। तो जैसा कि आपने अभी पहले बताया कि आप अलग अलग जगह कैंप्स भी लगाते हो इस लोगों को अवेयर करने के हिसाब से, तो वो कैंप्स आप कैसे सेटअप करते हो? मतलब एक बंदा तो चाहिए होता होगा अलग अलग जगह पे, तो वो कैसे पूरा मैनेज होता है? कैंप का जैसे मतलब जो हम कैंप लगाते हैं वो स्पेशली कुछ अच्छा टूरिस्ट प्लेस होता है वहाँ लगाते हैं जहाँ पे मैक्सिमम पब्लिक आती हो, या कोई गांव का स्कूल होता है या कोई मेन पॉइंट होता है वहाँ पर हम कैंप लगाते हैं। मतलब उस स्ट्रीट एनिमल्स के लिए, डॉग के लिए स्पेशली समझाना उन के लोगों को, वहाँ के बच्चों को वो एक एजुकेट करना ही सबसे बड़ा टास्क, बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि उनको लगता है कुत्ता काटा, मतलब मैक्सिमम को वापस उस मेंटेलिटी को चेंज करना वो बहुत बड़ा चैलेंजेबल होता है। तो इस चीज़ को भी हमें फेस करना ही पड़ता है कि कोई अलाउ करता है नहीं करता है, फिर करने के बाद भी जो यूथ होता है, जो बच्चे होते हैं ना, उसको इस चीज़ से बैठाना, मतलब वो बच्चे होते हैं वो इमोशनल टच देना, क्योंकि उनके मतलब जो भी वो 10 साल की 15 साल की जो उनकी एज होती है उस टाइम में उसको कभी भी नहीं सिखाया जाता कि डॉग से प्यार कर, क्योंकि गाँव में पेट कोई रखता ही नहीं है, एक या दो जने होते हैं जो स्ट्रीट डॉग के नाम पे वो गाय और वो सब, हाँ पेट के बस वो भी वाह चलो दूध देती है, इसलिए इंटरेक्शन नहीं होता। उस चीज़ को हमें फेस करना, उन लोगों को समझाना। डॉग होता है उनको क्या खाना नहीं मिलता है तो वो क्या दूसरे जो एनिमल्स होते हैं, गाय बकरी होती है, उसके ऊपर अटैक करता है। तो ये बहुत रहता है कि उस चीज़ को मतलब किसी की बकरी कुत्ते ने मतलब डॉग ने खा लिए तो मतलब वो हमें गया हमेशा के लिए हेटर है या उसको मार दिया जाता है। तो इस चीज़ को हमें लोगों को समझाना, उनको मैनेज करना बहुत चैलेंजेबल रहता है, और वापस उनसे जाके बात करना, उनकी मेंटेलिटी चेंज करना बहुत चैलेंजेबल। फिर भी हम धीरे कोशिश करते रहे हैं कि लोगों की मेंटेलिटी चेंज करें, क्योंकि एक हर चीज़ इंसान में एक वो होता है ना, काइंडनेस वाला इमोशन होती
होते ही है, पर उसको टच करना पड़ता है उसकी वीडियोस की कि इनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है एक रोटी के लिए भी। मॉर्निंग से जब उठते हैं और नाइट में जब सोते हैं ना, तो पता नहीं होता है कि इन्होंने कुछ खाया है या नहीं खाया है, मतलब गाँवों में। क्योंकि अपने उदयपुर शहर में तो पहले तो क्या बाहर रोटियां फेंक देते थे, पर अभी स्मार्ट सिटी बन गई है तो ना कुछ वो भी नहीं है, तो कचरे में चले जाता है। अब सोचो कि वो उनको मिलेगा तो खाना कहाँ मिलेगा। तो उस चीज़ को मतलब अपन ही समझ सकते कि हम इस चीज फील्ड में वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी उन लोगों को ये चीज़ समझानी पड़ती है, तो वो समझते हैं। उसके बाद हम वहाँ पे कैंप लगा के लोगों को अवेयर करते हैं। और इसका मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल भी है, जैसे अपने उदयपुर के आसपास अम्बाफला गाँव है, टिटरली के इधर कुछ गाँव है, वहाँ पे आप देखोगे ना छोटे छोटे बच्चे वो स्ट्रीट एनिमल्स का वहाँ पे केयर करते हैं। हम जब भी जाते हैं मंथ में या 15 डेज में एक वन टाइम हम जाते हैं, उनको फूड अवेलेबल करा देते हैं। तो वो पूरे गांव के आसपास की जो अच्छी अच्छी फैमिलीज रहती ना, वो उन पपीज़ को पूरी केयर करती है, उनके लिए छोटे छोटे घर बना रखे हैं उन्होंने। तो ये चेंज जब हम लेके आए ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि पहले का जो चेंज था कि उनको मारते थे, भगाते थे कुत्ते को, उनको दूध फेंकना इधर करना, तो उसके बाद ये चेंज जब हम लेके आए छोटे छोटे बच्चों में, मतलब वहाँ पे कोई बच्चा डॉग से डरता नहीं है। और हम भी वहाँ पे जाते हैं तो हम बस हमारी गाड़ी की आवाज़, गाड़ी रुकती है और सब लोग 15-20 लोग हमारे पीछे दौड़ते, बच्चे दौड़ रहे होते हैं और डॉग भी दौड़ रहे होते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है, कुछ चेंज आप सोसाइटी में उन बच्चों में लेके आते हैं। तो ये हमारे लिए कैंप का एक पॉजिटिव फीडबैक था। तो हम कोशिश करेंगे ये ऑल ओवर इंडिया में भी रन हो, जहाँ जहाँ पे दिक्कत होती है, तो इसलिए। सो जब आप एनिमल्स को फूड प्रोवाइड कराते हो, और जैसा कि हमने देखा था आपने लंपी वायरस के टाइम पे लड्डू बना के गायों को खिलाए थे, तो इन सब चीज़ों के लिए फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो फंड्स आप कहाँ से अरेंज करते हो? एक्चुअली जो लोग वर्क नहीं करते ना, उनको इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, मेरा ये मानना है। और हमारा जो काम है वो डेली शो होता है। अगर आप इंस्टाग्राम पेज देखोगे तो हमारी डेली फीडिंग है, रेस्क्यू, हम वीक में जितने भी रेस्क्यू आते हैं वो कर लेते हैं। तो कभी भी फंड्स के लिए तो मैंने ये देखा है कि भगवान ने हमको कभी सोचने में मजबूर नहीं किया है कि आपको यहाँ सोचना पड़ रहा है। फूडिंग जो ड्राइव की जो फूड रहता है वो हमारे सैटरडे को हम जरूर सोचते क्या होगा, बट हो जाता है, सब अरेंजमेंट हो जाता है। तो मैं यही कह सकती हूँ कि सारा अरेंजमेंट हो जाता है, बट वो अरेंजमेंट उतना ही होता है जितना हम ड्राइव के लिए कर सकते हैं। हमारे पास बैकअप प्लान्स नहीं रहते हैं क्योंकि फंड्स की बहुत बड़ा इशू आता है। जैसा कि अभी आप देखेंगे लंपी जो वायरस आया था, तब मोस्टली हम क्राउड फंडिंग पे ही बिलीव करते हैं। इंस्टाग्राम पे लोग हमारा वर्क देखते हैं, वो हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। बट जब लंपी आया था तो हमने जब 1-2 गायों को देखा जो लंपी में थी, जो लोगों की मेंटलिटी थी कि ये सिर्फ डॉग्स के लिए काम करते, यार ये सिर्फ कुत्ता प्रेमी है जो हमको बोला जाता है, बट वहाँ लोगों की बहुत मेंटलिटी हमने चेंज करी है क्योंकि हम एनिमल लवर हैं। और हम जहाँ जिस एनिमल को प्रॉब्लम में देखेंगे हम उसके लिए चले जाएंगे। तो हमने देखा तो हमको फर्स्ट डे तो लगा कि यार इन गायों को बीमारी तो हो रही, कर क्या रहे हैं। जब मैंने डॉक्टर हिमांशु से बात किया तो उन्होंने यही बोला कि आप इनको ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हो, आप इनको रेस्क्यू करवाओ, रेस्क्यू करवा के देन आप उनको बलीचा आइसोलेशन ही ड्रॉप करो। तो देन मैंने वहाँ पर हमने प्लान बनाया कि कैसे इन गायों को हम, क्योंकि हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, गायों को रेस्क्यू करना बहुत बड़ा टास्क रहता है। बट क्या बोलते हैं कि आपने बोला टीम मैनेजमेंट, बट टीम मैनेजमेंट नहीं, वो हमारे लिए गॉड गिफ्ट है। तो उनका जो सपोर्ट मिला टीम का, और हमने जो पर डे में 25-30 काउस को रेस्क्यू किया, बलीचा आइसोलेशन भेजा। और वहाँ जाके जब हमने देखा कि थोड़ी सिचुएशन खराब थी, गायों की डेथ ज़्यादा हो रही थी, देन दिन रात नाइट में तो 8 बजे से सुबह 4 बजे तक तो रेस्क्यू होता था, और पूरे दिन बलीचा आइसोलेशन पे टीम वर्क करती थी। उनको फीड कराना है क्योंकि न तो गवर्नमेंट के पास इतने एम्प्लॉय थे, ना नगर निगम के पास थे, तो उनको खाना पास में रखना, जितनी भी टेक केयर थी, हम ये नहीं बोलते हमने किया, पर हम ये चाहते थे कि जितना कॉन्ट्रीब्यूशन हम कर सकते थे। लंपी वायरस में इतनी बड़ी वो जो आई थी, अपनी बीमारी आई थी, कोविड आया था, तो हाँ गायों का पैंडेमिक कह सकते हैं अपन उसको, वो जो आया था उसमें हमने कोशिश करी कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन रहे या जो हम एज ए एनिमल लवर जो कर सकते हैं वो हमने कोशिश की थी। और उस टाइम पे जो फंड राइज होना था तो वो क्राउड फंडिंग से ही फंड राइज हुआ था, और हम लोग बलीचा में जितना कर पाए थे, अदरवाइज हम कितना कर पाए थे वो हम लोगों ने किया था। और उसमें पूरा प्रशासन का सहयोग था हमारा कि हम लोग अगर रेस्क्यू कर रहे हैं तो वो एक गाड़ी और भिजवा सक रहे हैं, और ये सारा उन लोगों ने किया था।
लेकिन जब हमने लंपी पे काम किया तब हम ये देखे कि जो लोग बोलते थे कि गौ हमारी माता है, हम ये गौ माता के लिए ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बट कहीं ना कहीं मैं किसी पे नहीं कर रही हूँ, बट मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ एक राजनीति मुद्दा है, सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। क्योंकि मैंने इतने लोगों से अप्रोच की थी कि क्योंकि हमारे वॉलंटियर्स भी कहीं ना कहीं एग्जाम में बिजी थे, कुछ थे तो कुछ 10, 12, 15 वॉलंटियर थे वो एक्टिवली वर्क कर पा रहे थे, कोई 20 वॉलंटियर कर रहे थे, संडे के दिन ज़्यादा लोग आ रहे थे। बट मैंने जब लोगों को बोला, चाहे स्टूडेंट लीडर्स है, उनको मैंने जब अप्रोच करी तो कोई भी बगीचा आइसोलेशन आकर देखने के लिए तैयार नहीं था कि उन गायों की स्थिति क्या हो रही है। हमने जितनी गौ माता को वहाँ खोया है ना, और रात की 10 बजे वो गाय तड़प रही है, हम लोग उसको देख रहे हैं बट बचा नहीं पा रहे। तो ये सबसे बड़ा, मुझे ये लगता है कि ये गवर्नमेंट पे सबसे बड़ा धब्बा है कि आप इंसानों के लिए तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोल रहे हो, इंसानों के लिए आपके पास एम्बुलेंस है, बट गायों के लिए, चाहे एनिमल को मत लो, आप गायों को जितनी प्रायोरिटी देते हो कि गाय हमारी गौ माता है, पर उनके लिए क्या? आज ये इतनी बड़ी जो पैंडेमिक अपन बोल रहे हैं जो आई है, वो आपको आईना दिखाने के लिए आई है। आईना दिखाने के लिए इसलिए आई है कि आप सिर्फ एक गाय को रेस्क्यू कर लिया, आपने 2 एवरमेक्टिन और 2-3 इंजेक्शन लगा लिए, पर 10 दिन बाद वो गाय डेथ हो जाएगी, 5 दिन बाद उस गाय की डेथ हो जाएगी। तो ये कोई आप लोगों की तरफ से कोई तैयारी नहीं थी ना। एनिमल हॉस्पिटल है, एक एनिमल हॉस्पिटल है, वहाँ पर आप भर्ती करने की कोई व्यवस्था नहीं है। गाय के आईसीयू की आप देखोगे कि आईसीयू जो अपन गायों को एडमिट कर सके, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो और गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों के पास इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने उनको नहीं दे रखी है ना। गवर्नमेंट सोचती है कि एनिमल्स के लिए कुछ होना ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग में तो हमने ये प्रॉब्लम फेस करी थी कि गाय को रेस्क्यू करने के लिए भी जो 4-5 एम्प्लॉई है नगर निगम के, जो गाय को पकड़ के काइन हाउस छोड़ते हैं, वही है। तो हमारे वॉलंटियर्स ने मतलब उनका सींग पकड़ना, उनको अंदर डालना, गाय खुद बैठ जाती है। तो मतलब मैं ये मानती हूँ कि अभी इस 3 साल की जर्नी में सबसे बुरा समय जो था वो लंपी वायरस ही था, क्योंकि लंपी वायरस में हमने जो गो प्रेमी है उनको भी देखा, जो गायों के लिए बोलते हैं उनको भी देखा, हमने गवर्नमेंट को भी देखा, हमने सारे फेस देख लिए। मैं किसी पे यूं नहीं बोल रही हूँ, उंगली उठा रही हूँ हमने बहुत कुछ किया, ऐसा नहीं, बट जिस तरीके से एनिमल्स का ट्रीटमेंट होना चाहिए, जिस तरीके से एनिमल्स को ट्रीट करना चाहिए, और एनिमल वो भी जो जिसको आप माँ का दर्जा दे रहे हो, उनके लिए जो आप लोगों का होना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं है। और आप देखेंगे कि एनिमल हॉस्पिटल की जो कंडीशन है वो बहुत बुरी है। उदयपुर की कंडीशन बहुत अच्छी है, अदरवाइज जब अपन ब्लॉक वाइज देखेंगे ज़्यादा एनिमल हॉस्पिटल है वहाँ की स्थिति बहुत बुरी है। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो अपने सिस्टम है कि आज बीमारी हुई तो अपन ने उसको बचाने के लिए आज ऑक्सीजन दे दी है ना, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए जो कोविड में हमने ना ऑक्सीजन सिलेंडर इधर से उधर हो रहे थे, लंपी में मैं सीरियसली बोल रही हूँ, ये गाय मरेगी, ये हमको बोल दिया जाता है ये गाय मरेगी, ठीक है, और हम ये सोचते थे इसको कैसे बचाए, पर हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं उसको बचाने का, और ना हम उसको बचा पा रहे थे। मतलब ये ना होपलेस है कि आप उस गाय को बस हाथ से खाना खिलाओ। हाँ, सीरियसली गाय को मैं मरते हुए देख रही हूँ, मैं रोए जा रही हूँ कि अब मैं भगवान पे बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगी जब से उन्होंने हमको इतना अच्छा रास्ता दिखाया है, एनिमल्स की सेवा का मौका दिया। तो अब मेरा भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया है कि जो करता है वो भगवान ही करता है। तो मैंने बस वो है ना भगवान, वो महामृत्युंजय जप होता है शिव जी का, वो लगा के गाय को सुना रही हूँ, भगवान बच जाए। लेकिन वो ऐसे मोमेंट्स थे जब गाय को हमने मरते हुए देखा, मैं उसको, रवि उसके ऊपर चढ़ गया, उसको पुश कर रहा है और ऑक्सीजन देने के लिए कि उसकी सांस वापस आए, उसके हार्ट पे कुछ नहीं हुआ। 15 मिनट बाद वो गाय चली गई। वो था दिन, अष्टमी थी शायद उस दिन, और इधर से गाना चल रहा था, मैं सीरियसली बता रही हूँ कि वो कौन सा डांडे का गाना है कि माँ तेरे चरणों में कुछ भी कर देंगे, और जब मैं एक साइड इधर तो वो डांडे वाला गाना चल रहा है और इस साइड में उस गाय को सिर यूं लेकर बैठी हुई हूँ, और मुझे उससे ऐसा लगा कि ये सिर्फ कहा जाता है, बोला जाता है कि माँ तेरे चरणों
चरणों में ये, तेरे लिए ये कर दूं, वो कर दूं, ये सिर्फ एक गाना बनाने के लिए स्क्रिप्ट आप लोग ले आते हो, बट आप उसको ग्राउंड फ्लोर फीलिंग्स नहीं ले रहे हो कि इधर वो गाना चल रहा है और इधर मैं सुन रही हूँ और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि भगवान कोई इसको बचा लो। क्योंकि उस गाय का जो बच्चा था वो मर चुका था, क्योंकि प्री मेच्योर लंपी में प्री मेच्योर प्रेगनेंसी बहुत हुई थी, तो बच्चा मर चुका था। उस गायों का आप देखोगे, मैंने फील किया कि गायों को माता क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैं डायरेक्टली किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करती हूँ जब तक मैं उसकी तह तक नहीं पहुँच जाती हूँ। क्यों कहा जाता है? उसने किसी और को अडॉप्ट किया, किसी और के बच्चों को, क्योंकि बच्चा घूम रहा था, उसने दूध पिलाया, तो वो जो बॉन्डिंग बनी ना माँ बेटे की, उन दोनों की बॉन्डिंग बन गई। जब वो माँ सीरियस हो रही थी, उसकी सांसें चल रही थी ना, तो बच्चा आया और दूध पीने लगा। जो उस माँ का रिएक्शन था ना, अपन ही समझ सकते हैं, जो एनिमल्स को फील कर सकते हैं कि उसको बुरा लग रहा था, क्योंकि वो तो जा रही थी और वो बच्चा दूध पीने आया। आप बिलीव नहीं करोगे, वो बच्चा घूमता गया उस माँ के आसपास कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग सारे वहाँ बैठे हुए, रात की उस टाइम पे 9:30 बज रही थी और हमको डांडिया में जाना था, डांडिया प्लान था, बट मेरे को लगा कि नहीं, अब तो सब सारे प्लान गए, नहीं, गाय की सेवा में लगेंगे। कैलाश जी सर है जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस टाइम पे, और जो वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे 2, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। तो हमने उसको ठीक करने की कोशिश करी, मेडिसिन के लिए पूछा, तो कुछ मेडिसिन अवेलेबल भी नहीं थी, कोशिश करी, वो गाय नहीं बच पाई। आप बिलीव नहीं करोगे, पूरी रात वो जो बछड़ा था ना उस माँ के पास में बैठा रहा, और सब सुबह वॉलेंटियर गया वहाँ पर। हम रात को 10:30-11 बजे वहाँ से निकले, जो गाय की डेथ हो गई, और एक गाय सीरियस थी और बछड़ा वहीं बैठा था, और पूरी रात बैठा रहा उस माँ को टच करते हुए। तो मुझे ये लगा कि यार, इंसान तो क्या चीज़ है इनके सामने। इन बेजुबानों को आप देखो कि उसको ये पता चला कि मेरी माँ जा चुकी है, वो पास में बैठा है, कितनी बार वो मुंह से यूं कर रहा है, बट माँ का कोई रिएक्शन नहीं है, और गाय की आंखें खुली हुई है। मुझे उस मोमेंट में यूँ लग रहा था कि ये गाय उठ जाएगी, कि भगवान इसको उठा लो, बट क्या होता है कि जाने के बाद कोई वापस नहीं आता वो वाली। तो बहुत बुरा टाइम था लंपी में। लोग हमें पता नहीं कुछ बोलने भी लगे थे, बट मैंने ये फील किया कि जो गायों का दर्द है, और चाहे डॉग्स का दर्द है, कोई भी नहीं समझ सकता है, और हमें समझने की ज़रूरत है। ये एनिमल्स, मुझे ये लगता है कि जो एनिमल्स है वो भगवान ने हमको इसलिए ही इस धरती पे दिए हैं कि हम उनकी सेवा कर सके। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चल रही हूँ कि मुझे बस इनकी सेवा करनी है, और हम कोई यूएफ को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, कुछ नहीं है। मैं एक भी दिन अगर हम लोगों की तरफ से फीडिंग नहीं होती ना, तो मुझे लगता है कि आज हमने फीडिंग नहीं करी, कहीं ना कहीं भगवान बुरा मान गए हमसे। तो हम फीडिंग पे वर्क करते हैं, और गायों को जो इतना बुरे टाइम में हमने देखा है, 150 अप्रोक्स, या पूरा डाटा मुझे नहीं पता, इतनी गायों की डेथ हुई है, 8-9 गाय दिन की डेथ होना, उनको भर के जैसे ले जाते हैं ना, आप बिलीव नहीं करोगे, यूं पिचका दे उस गाय को, यूं भरा उन गायों को और ले गए। और उस टाइम पे मैं आपको सीरियसली बताऊं, जब वो गाय को ले जा रहे थे, उन्होंने बहुत ज्यादा गाय भर ली, तो वो ऑटो वाले वहीं बैठ गए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया आप यहाँ पे क्यों बैठे हो गया ना। मुझे बुरा लगता था, वो मतलब गाय जा रही है, मर रही, मेरा दिमाग, मतलब मैं डिप्रेशन में आ गई थी कि मैं कैसे बचाऊं इन गायों को। तो मेरी आंखें इतनी स्वेल हो गई थी, मैं ना घर पे सोती थी, बस गायों को बचाना, बस माइंड में, मतलब डॉक्टर्स को पता था, मैं कहीं भी डॉक्टर्स को यूं नहीं कह सकते, डॉक्टर्स को पता था नहीं बचेंगे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस था, बट हम लोगों का एक्सपीरियंस नहीं था। हम सिर्फ उनके इमोशन से जुड़े हुए हैं, हम उनसे अटैच है, तो हमारे लिए ये मायने नहीं रखता है कि है ना, डॉक्टर्स ने बोल दिया नहीं बचेगी तो नहीं बचेगी, हमारे लिए कितनी कोशिश तो करनी, नहीं हमें तो इसको बचाना कोशिश करनी है। मैं आखिरी मोमेंट पे भी वो हमारे हाथ से पानी पी के चले जाए, आखिरी मोमेंट पे भी वो खाना खा के चले जाए। जयू ने, दीपांशु भैया ने, सौरभ ने, निशा जी ने, डिम्पी ने, सबने इतनी अपने एफर्ट्स लगाए वहाँ पर, दिन रात के अनुरोध की। दादी एडमिट थी, फिर भी वो 1 घंटे वहाँ बलीचा आता था और गायों की सेवा कर जाता था। हमारे वॉलेंटियर डिम्पल जी कुमावत, उनके पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे, बट जब जैसे ही वो फ्री होते थे, मम्मी वहाँ पे पापा के पास बैठते थे, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल अपना चेटक से बलीचा आते थे बस गायों की सेवा करने के लिए। तो मैंने वॉलेंटियर्स का जो डेडिकेशन देखा ना, कि मतलब उनको ये कि बस हमें गायों की सेवा करनी है, बट वही मैंने दूसरा रूप जो लोगों का देखा ना, कि जो थप्पा लगाते कि हम गो सेवक है, हम गो की रक्षा करते हैं, हम ये करते हैं, बट
उन्होंने कभी आके नहीं देखा, और आके देखा एक दिन देखा, एक और कैला जी सर है जो उन्होंने खुद ने मादड़ी में, पानेड़ी की मादड़ी घरेवास में अपना वो लगाया। उन लोगों ने जो इतनी सेवा करी, उन लोगों के पास एक्सपीरियंस भी था, हम लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं था, हम तो छोटे छोटे से बच्चे थे और फिर भी हमारे मन में जुनून था कि हमको गाय को रेस्क्यू करना है, और हमने करा। बट बहुत बुरा टाइम था, और मैं चाहती हूँ कि भगवान कभी भी बुरा समय इन बेजुबानों को ना दिखाए, इंसानों को दिखा ले। क्योंकि मैंने सबको बोला, जो वॉलंटियर्स नहीं भी आए उनको भी मैंने, जब हम लोगों का गुस्सा उनके ऊपर आया कि आप क्यों नहीं आ रहे, इतना बुरा समय, यूएफ के लिए बुरा समय नहीं है, ये उनके लिए बुरा समय जिनके लिए हम काम कर रहे हैं और जिनके लिए हमको करना है, तो आप लोग आओ। तो कोई ना कोई ऐसा कुछ हो गया, कोई नहीं आ पाया, वो उनको, हमको, हमने जो बात बोली उनको बुरी भी लगी। तो लंपी एक ऐसी डिजीज थी जो हमको बहुत कुछ सिखा के गई है, और वो मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी कि जो बाहर घूम रही है वो सिर्फ एक जानवर घूम रहा है, वो कोई माता नहीं घूम रही है। ये कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में क्लियर हो चुका है, बट हमने उनको फील किया एज ए माता, क्योंकि उनकी जो चीज़ें थी कि वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करना, उसको दूध पिलाना, दूसरे के बच्चों से कैसे बिहेव करना, सच में वो माता है। और मैंने तो उनमें बहुत मेरिकल भी देखे कि कैसे वो अपने आप को करती है कि नहीं मुझे अब नहीं जीना है, तो उन्होंने हमको दे दिया कि वो नहीं जिएंगे। तो बहुत सारे थे, लंबी के फेस बहुत बुरे थे, और कभी ऐसा बुरा समय किसी के लिए भी ना आए। इंसानों के लिए कोविड था, इनके लिए लंबी था। सो आपको पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहा? मतलब जब आपने शुरू किया था तो पेरेंट्स मतलब सपोर्टिव थे या कैसे क्या रहा? जब हमने शुरू किया था, जब मतलब वो कोविड टाइम था जब हमने शुरू किया था, तो पेरेंट्स के मन में थोड़ा डर भी था कि इस कोविड टाइम में बाहर जा रहा है, तो क्योंकि उस समय कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था। पर हमने ये डिसीजन लिया था, और फिर पेरेंट्स तो सपोर्टिव थे ही थे, पर जो आसपास के लोग होते, जो उनके नानी होती है, मेरी दादी होती है, वो कहते भाई कोविड में कहते बाहर निकल रहे हो, तेरी जिंदगी दी तो तू पूरी लाइफ सेवा करेगा। उस टाइम हमारे पेरेंट्स ने बोला नहीं तू जा, मतलब हमारे भी, हम बोले बचपन से हम जिद्दी थे, जो बोल थाना है, जो खुशी दी है वो तो करना ही है। तो मम्मी और पापा का बहुत बड़ा सपोर्ट था, क्योंकि हम जब नाइट में मैं फीडिंग या रेस्क्यू करके आता था तो 11, 12, 1 बज जाती थी। तो मम्मा पापा जब तक जगह रहते थे, मम्मी जब हम घर पहुंचता था तो वो खाना जब हम गर्म खिलाती थी। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, फाइनेंशियली भी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, क्योंकि विदाउट फैमिली मेरे हिसाब से कोई भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उनके आशीर्वाद से आज हम यहाँ पे बैठे हुए आपके सामने, तो उनका बहुत अच्छा हमें सपोर्ट रहा बचपन से ही। सो जैसा कि हमको पहले रवि जी ने बताया कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनका बहुत सपोर्ट रहा इस पूरी जर्नी में। तो अब जैसे कि आप मैरिड हैं, तो आपके जो इन लॉज हैं उनका भी सेम रोल है? हाँ, पेरेंट्स का तो जैसे रवि ने बताया कि बहुत सपोर्ट रहा है। पापा ने कभी भी हमको ये चीज़ नहीं बोली कि तुम्हें ये नहीं करना है या ये करना है। हमने बोला कि हमें ये करना है, और वो हमारे साथ चलती है कि हाँ चलो ये करो। चाहे मैंने कॉलेज का इलेक्शन फाइट किया, चाहे मैंने पापा की लाडली लगाया, चाहे मैं आरजीएस की प्रिपरेशन के लिए जयपुर गई हूँ, हर फेज में जो मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था, जो मेरे पापा का सपोर्ट था, वो बहुत ज़्यादा था। क्योंकि जब तक आपको पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता आप कुछ भी नहीं कर पाया, और बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के आप जीरो हो, मेरा ये मानना है। और पापा का जो सपोर्ट रहता है उसके लिए तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे पापा ने सपोर्ट किया तभी मैं कुछ कर सकती हूँ और कुछ कर रही हूँ। और हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के सपोर्ट करना चाहिए कि वो क्या करना चाहते, बस बच्चे को ये पता चलना चाहिए कि वो कहीं गलत नहीं होना चाहिए। मुझे लाइफ में ये पता था कि मैं कहीं गलत नहीं हूँ, मेरा जो स्टेप है वो हर स्टेप अपने अच्छे के लिए या पेरेंट्स के अच्छे के लिए ही है। और जब मेरी शादी हुई, मेरी लव मैरिज थी, तो कॉम्प्लिकेशंस तो थे कि आप बाद में काम करेंगे या नहीं करेंगे। जितने भी अदर एनिमल लवर्स थे उन्होंने मुझे बोला था डिम्पल तू शादी कर रही है, कैसे काम होगा, तेरे हस्बैंड एनिमल लवर है या नहीं है, तेरे इन लॉज है एनिमल लवर है या नहीं है। बट जब हमने काम को उनको समझाया कि हमारा ये काम है, बेसिकली हम ये काम करते, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा कि आप बेजुबानों के लिए काम करते हो, आप एक इंसान से हटके। तो उनके मन में हमेशा ये चीज़ तो रहती है कि आप अच्छा काम कर रहे हो। तो मेरा ये मानना है कि जब आप अच्छा काम की कैटेगरी में आ जाते हो ना, तो कभी आपको कोई चीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं आती है। क्योंकि अच्छा काम कर रहे हो, कोई अगर बोल रहा है कि एनिमल फीडिंग ऐसा है कि लोग कह सकते हैं आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, बट ये नहीं कह सकते आप बुरा काम कर रहे हो। ये हमेशा आपको रहेगा कि अच्छा काम कर रहे हो। और मेरे इन लॉज का मुझे
मुझे जो अभी इतना सपोर्ट मिल रहा है कि मैं सुबह एक बहू को शादी के 2 महीने बाद ही, क्योंकि जहाँ एनिमल उदयपुर एनिमल फीड यूएफ का थोड़ा हमने अच्छा काम करना शुरू करा, तो कहीं कहीं हम लोगों के लिए भी टास्क आ गए कि लंपी वायरस आ गया है, या हमने ऑफिस लिया तो ऑफिस में सिटिंग का प्रॉब्लम आ गया, लोगों को मिलने का प्रॉब्लम आ गया, वॉलंटियर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आ गया। तो इस शादी के 1.5 महीने में ही मुझे घर से निकलना पड़ा और मुझे सारे कामों में जाना पड़ा। तो नई बहू तो मैं रही नहीं उन लोगों का हमेशा यही रहता है कि नई बहू तो आप हो ही नहीं। तो मैंने कहा कि काम ही ऐसा है, सोशल वर्क ऐसे ही रहता है, क्योंकि लोगों को कहना बहुत ईजी होता है कि आप एनजीओ चला रहे हैं, आपका तो ये है वो है, जो लोगों की एनजीओ को लेकर नेगेटिविटी है। बट एनजीओ को चलाने से पीछे की जो पिक्चर होती है वो किसी को भी नहीं पता होती है। बैक सी जो मैनेज होता है कि आप ससुराल में हैं तो आप मन चाहे जा नहीं सकते, घर पे थी तो जब इच्छा हो जब इच्छा हुआ है, काम किया नहीं किया कोई इशू नहीं। पर जब आप ससुराल में हैं तो ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी पड़ती है। तो कुछ टाइम तो मुझे भी मैनेज करने में प्रॉब्लम आई, बट उन लोगों का मुझे इतना सपोर्ट मिला। मेरे हस्बैंड का शुरू से मुझे बहुत सपोर्ट था अपने काम को लेकर। उनको लगता है कि हाँ ये कुछ तो करेगी, तो वो उसी सपोर्ट में कि हाँ ये कुछ कर लेगी और मम्मी पापा का भी बहुत सपोर्ट है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते कि नहीं अच्छा कर रहे हो। अभी रिसेंटली जब हम लंपी वायरस पे काम कर रहे थे तो किसी का फोन आया कि एक केट को डॉग पकड़ लिया है और उसको रेस्क्यू करना है। हमने उसका उन लोगों बच्चे थे, मतलब रिसेंटली 15-16 साल की, उन्होंने उस डॉग से तो उस केट को बचा लिया। हमको ये पता नहीं इस केट को छोड़ेगा, वापस डॉग बैठी, तो उन्होंने हमको फ़ोन किया। तो फिर मेरा केट का कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है, हम अडोप्ट जरूर कराते हैं और पास में 2-3 घंटे के लिए रख लिया, बट उस कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा कि उसको अपन कैसे पाल सकते। तो मैंने बोला कि ठीक है हम आते हैं, हम गाड़ी में ही थे, हम गए वहाँ पर, उस केट को लिया और मुझे पता नहीं क्या लगा कि यार इसको, हमारे ड्राइवर ने बोला कि दीदी इसको तो मैं ले जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है एक दिन मैं ले जाती हूँ, बाकी आप ले जाना। वो एक दिन नहीं, वो हमारी हो गई है और उसको रेस्क्यू करके हमने उसका नाम चीना रखा है। तो अभी मेरे इन लॉज का ये कि चीना चीना चीना, तो मुझे लगता है कि बहुत इजी होता है ये सारी चीज़ें कि आप किसी बेजुबान को पाल रहे हो, उसको आप इतना प्यार दे रहे हो। मेरे से ज़्यादा आज वो उसको प्यार करते हैं। और हमारे घर का बहुत बड़ा टॉपिक है चीना, जबकि वो छोटी सी केट है। तो लोग देखते कि आपने मतलब जंगली बिल्ली को पाल रखा है, बट वो हमारे लिए जंगली बिल्ली नहीं है, वो हमारे लिए चीना है, तो हमने उसका नाम रखा है। तो इन लॉज का तो मुझे अनकंडीशनल सपोर्ट है। अभी भी मैं आई हूँ तो मम्मी ने बोला हाँ ठीक है, तो बिना सपोर्ट के आप कुछ नहीं कर सकते, और ऐसे इन लॉज मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं और बहू जैसा तो नहीं रहा, मैं उनकी बेटी जैसी हूँ। तो अब जो अपकमिंग है, जो आपके फ्यूचर प्लान्स होने वाले हैं, वो क्या क्या है? फ्यूचर प्लान्स तो हमारा यही है कि हम अवेयरनेस फैलाएंगे सब तरफ। हम ये चाहते हैं कि स्कूल में ऐसे कैंपेन चले जहाँ पर ये सिखाया जाए कि कैसे एनिमल्स के साथ ट्रीट किया जाए, कैसे उनसे बर्ताव करना, उनके साथ कैसे ट्रीट करना है, आप एक एनिमल्स को कैसे देखे, किस नज़रिए से देखे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सोसाइटी में ये चीज़ें बढ़ती जा रही है कि आप एक डॉग दिख रहा है या गाय दिख रही तो पानी डालना है, गाय की पूंछ को घुमाना है, या डॉग दिख रहा है तो पत्थर मारना है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सिखाई जा रही है। ये नहीं सिखाई जा रही है कि अगर आपके घर के बाहर एक डॉग आया है या काऊ आई है तो आप उसको घर का टोस्ट दे दो, या फिर आप ब्रेड दे दो, या फिर आप उसको रोटी दे दो। तो हम कहीं ना कहीं अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाह रहे हैं। सेकेंडरी हम कुछ स्कूल्स को अडोप्ट करना चाह रहे हैं। और हमारा एक्चुअली उदयपुर एनिमल फीड तो एक इनिशिएटिव बनकर रह गया है, उससे ऊपर हमारी हैप्पी एंड चॉइस वेलफेयर सोसाइटी है, उसके कुछ प्रोजेक्ट्स है। जैसे अभी हम लेटेस्ट पे जो काम कर रहे हैं वो उदयपुर स्वच्छ मिशन पे काम कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि उदयपुर में हमने जब गायों की डेथ का रीजन पता किया तो वो थी थैलिया, है ना। तो हर जगह जो गाय थैलिया खा रही है, और एक गाय का जब हमने पोस्टमार्टम कराया तो उसमें से 80 किलो थैलिया निकली। और थैलिया देखिए, दिमाग खराब। तो माइंड में यही था कि उदयपुर से थैलिया तो हटानी है, गाय थैलिया नहीं खाए, बस जिस पे ही हम काम कर रहे हैं। तो हमको कोई डिफिकल्टीज बहुत आ रही है कि लोग सुनते नहीं है। हम फर्स्ट स्टार्टिंग की थी हमने आयरन नदी से, क्योंकि जब हमने आयरन नदी देखी तो देखा कि यार सारा पानी एक नदी को नदी नहीं, वो नाला बन गया है ना। वो आयरन नदी को आप नदी नहीं बोल सकते, नाला बन गया। तो ऐसा नहीं था कि कोई प्लानिंग से हम आयरन नदी गए हो, आयरन नदी सफाई करनी है। हम साइड में जहाँ जहाँ गाय बैठती है और जहाँ जहाँ थैलियाँ वहाँ गए थे। बट जाते जाते हमने देखा कि यार ये आयरन नदी को अपन देखते हैं नीचे कचरा बहुत हो रहा है, और देखा तो वो तो सारा कीचड़ बन चुका था।
पानी, तो ब्लॉकेज जो आए पॉलीथीन की, वहाँ पे भी पॉलीथीन रीजन थी। आप देखो कि थैली कितना बड़ा रीजन बनी, गाय की डेथ में थैली है, पानी को खराब करने में थैलियाँ है। तो इस पॉलीथीन का जो बहुत बड़ा रोल जो अपनी सोसाइटी में आ रहा है, हम नहीं चाह रहे वो खत्म हो। तो अभी हमारा जो काम चल रहा है वो इस पे चल रहा है। उदयपुर एनिमल फीड का काम कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। वो फीडिंग है, रेस्क्यू है, वो हमेशा चलते रहेंगे। बट हमारे कुछ अदर प्रोजेक्ट जो हमारी सोसाइटी के हैं, वो सफाई है, वो अवेयरनेस है। और प्यास जो हमारा प्रोजेक्ट था हमने रिसेंटली में ख़त्म किया, जिसमें हमने 500 टंकियाँ और 3000 परिंदे उदयपुर में लगवाए हैं। और भूख जो है हमारा मिशन जीरो हंगर, आप जब इंसानों की बात करते हैं कि मिशन जीरो हंगर चल रहा है, हम बेजुबानों के लिए मिशन जीरो हंगर को काम कर रहे हैं। तो हमारे ये 5 प्रोजेक्ट है, जिसमें सफाई भी है, भूख है, प्यास है, शिक्षा है। शिक्षा पे हम इसलिए काम करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि अपने सिलेबस में ये चीज़ जुड़े कि एनिमल्स के साथ ट्रीट कैसे करना चाहिए। तो फ्यूचर प्लान से कुछ उसको लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और भगवान ने चाहा तो ये हमेशा पूरे होंगे। और इस इंडिया में जो मतलब अपन बोलते हैं ना कि अपन किसी भी भगवान को देखते हैं तो उनका एक वाहक जो होता है वो एक जानवर होता है, एनिमल होता है। तो हम इस जो पिक्चर बनी हुई है उसको बिल्कुल क्लियर कर सके और उसको आगे और बढ़ा सके, उस पर हम लोगों का काम है। और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े, इंस्टाग्राम से जुड़े, फेसबुक से जुड़े, और अपने हमारी इस मुहिम में साथ बढ़ के और हम बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट जो एनिमल्स के लिए करना चाह रहे हैं, या जो इंसानों के, बेजुबानों के लिए काम करना चाह रहे हैं, वो अच्छे से कर सके। सो बिफोर रैपिंग अप दिस इंटरव्यू, मैं चाहूँगा कि आपको हमारे शो पर आकर कैसा लगा, और एक एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे जो भी हमारे व्यूवर्स हैं जो शो देख रहे हैं। तो वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और क्या होता है ना कि एक क्या होता है कि आप लोग क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये आपको पता है, या सोशल मीडिया में आप जितना शो कर पा रहे हो। बट ऐसे पॉडकास्ट जो आप लोगों ने डिज़ाइन किए, उससे क्या होता है कि एक ही टाइम में हम सारी बातें बोल सकते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमको भी मिलता है, व्यूअर्स को भी मिलता है कि वो सुन सकते हैं, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और जो कुछ माइंड में किनके चल रहा होता है ना कि यार उदयपुर एनिमल फीड क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो वो लोगों को भी जानने का मौका मिलता है। और कुछ आप लोगों के मन में भी होता है तो वो केयर होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं अरब टॉक से, और बहुत लोग आपसे जुड़े और नई नई इंस्पायरिंग स्टोरीज आप लाए, जिससे लोग ज़्यादा इंस्पायर हो सके। क्या होता है कि आज मैं कर रहा हूँ बस मैंने ही कर लिया, ऐसा नहीं। आप लोगों के द्वारा दूसरे लोग भी करेंगे कि अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वो वाली जो फीलिंग आती है ना, तो वो मोटिवेशन भी मिलता है। और बहुत तरीके से अपन लोगों को लगता है कि जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं, जो फील्ड का हम काम कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अपन लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, या फिर कुछ ना कुछ आप लोगों को मिल जाता है कि हाँ हम भी करेंगे और इस टाइप से कुछ कर सकते हैं। तो मैं तो फर्स्टली आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने बहुत अच्छा स्टार्टअप किया है कि आप लोग जैसे सोशल वर्कर्स की जो स्टोरीज है उसको कवर कर रहे हैं। क्योंकि सोशल वर्कर एक सोसाइटी का वो पार्ट होता है कि जिसको नज़रअंदाज किया जाता है। मैं सारे व्यूअर्स को यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि अच्छे कर्म करेंगे ही तो ही अच्छा फल मिलेगा। बिना अच्छे कर्म करे हमें कोई फल नहीं मिलेगा। और कर्म ऐसे करो जो भगवान चाहता है, जो भगवान के लिए, भगवान के रूप में जो लोग हैं उनके लिए अगर आप काम करेंगे। और मैं तो इनडायरेक्टली यही कहना चाहूँगी कि आप एनिमल्स को जब फीडिंग कराएंगे या एनिमल्स का ध्यान रखेंगे तो भगवान ऑलरेडी आपका ध्यान रखेगा। आज मैंने खुद ने फील किया है कि जब हम एनिमल्स के लिए काम कर रहे हैं, एनिमल्स को फीडिंग करा रहे हैं, तो हमको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी अभी तक लाइफ में। तो आप लोग ऐसा काम करो जो भगवान चाहता है। क्योंकि कर्म ऐसे होने चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास वाला कुछ चाह रहा है मैं वो कर लिया, तो वो वाला कर्म नहीं होगा कि जो आपको फल देगा। कर्म वो होगा कि जो आप भगवान जो चाहता है। और श्री कृष्ण ने वैसे भी बोला है कि कर्म वही करना चाहिए जो मन को शांति देवे। तो हमको मन की शांति के लिए काम करना चाहिए और एनिमल्स को फीडिंग कराना चाहिए। और ऑल ओवर हमें ऐसे काम करना चाहिए जो हमें सेटिस्फाइड करे, दूसरों को सेटिस्फाइड करे और अपनी फैमिली को सेटिस्फाइड करे कि मेरा बेटा अच्छा काम कर रहा है, इसलिए ही हम सबके साथ काम कर रहे हैं। सो थैंक यू डिम्पल जी, आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को, समझने को मिला। और ये जो आप काम कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, जो जानवरों की देखभाल कर रहे हैं, ये आप पूरे देश के हर एक कोने में पहुँचे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच।